नमस्कार साथियों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम उन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में बेहद ही उपयोगी हैं। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। दोस्तों, काफ़ी लोगों के मन में भ्रम रहता है कि कॉफ़ी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो कॉफ़ी हानिकारक नहीं है, बल्कि उसके कुछ लाभप्रद चीज़ों को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत में कॉफ़ी का उत्पादन अधिकतर कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में। किसमें? चिकमंगलूर जिले में। यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा नाम की 2 प्रजाति की कॉफ़ी उपजाई जाती हैं। कहाँ पर? कर्नाटक में। दोस्तों, अब अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की बात आती है और उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? अगर भारत में बात करें तो कर्नाटक में। और कौन सी 2 प्रकार की? अरेबिका और रोबस्टा नाम की। जिला कौन सा है? चिकमंगलूर। तो दोस्तों, यहीं से समझ जाना कि कॉफ़ी बोर्ड भी कहाँ होगा। भारत का कॉफ़ी बोर्ड होगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और ये कहाँ पर है? बंगलौर में। कहाँ पर है? बंगलौर में। तो भारत का कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बंगलौर में। दोस्तों, कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका हमें सही जवाब दिया है दिव्या वार्ष्णेय जी, खुशबू भारती जी, अंजना गोस्वामी जी, अनीता जी, संध्या भारती जी और रितु सिंह जी के द्वारा। साथ ही उमेश कुमार जी, आयुष सक्सेना जी, सुबोध कुमार जी, मुनेश कुमार जी ने भी हमें सही जवाब भेजे हैं। दोस्तों, हमारे पास जो शाम को 8 बजे तक जवाब आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उन्हीं का नाम वीडियो में शामिल करते हैं। इसके बाद के जवाब शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिएगा दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटक अब अपना वाहन ले जा सकेंगे। तो दोस्तों, भारतीय पर्यटक इस समय कोरोना बीमारी के कारण भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने रोक लगा दी थी कि कोई भी भारतीय अपने वाहन से भारत में प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन अब उस रोक को हटा दिया गया है। नेपाल सरकार ने अब इस रोक को हटा दिया है। अब भारतीय लोग अपने वाहन को लेकर नेपाल में घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा उसने पर्यटन पर रोक लगाई थी क्योंकि कोरोना बीमारी का प्रसार नेपाल में भी अधिक था। अब भारत में भी कोरोना काफ़ी कम स्तर पर है और नेपाल में भी काफ़ी कम स्तर पर है। इसी कारण नेपाल ने की अर्थव्यवस्था काफ़ी, क्योंकि पर्यटन पर आधारित है तो वहाँ की खराब हो रही थी, इसी कारण से नेपाल ने अब भारतीयों को अपने वाहन लाने की छूट दे दी है। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। तो काठमांडू किस नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। अब नेपाल की बात आती है तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। जबकि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउवा। कौन है? शेर बहादुर देउवा। यहाँ की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और यहाँ का एक दर्शनीय स्थल है, इसका नाम है पोखरा घाटी। क्या है? पोखरा घाटी। यहाँ पर एक प्रसिद्ध गॉर्ज भी पाई जाती है, विश्व प्रसिद्ध गॉर्ज, जिसका नाम है चीसा पानी की गॉर्ज। क्या है? चीसा पानी की गॉर्ज। यहाँ पर बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में पाई जाती है और यहाँ इसका नाम सागर माथा है। दोस्तों, नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और ये स्थल रुद्ध देश भी है। कैसा देश है? स्थल रुद्ध देश है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, ये लॉन्च किया गया फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। फेसबुक की बात करें तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया प्रांत में। इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि
कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक किसने विकसित की है? तो दोस्तों कृषि अवशेषों के द्वारा हाइड्रोजन के प्रत्यक्ष उत्पादन के लिए तकनीक की बात की जाए तो ये विकसित की है हमारे अपने प्यारे देश भारत देश ने। किसने? भारत ने। अब दोस्तों कृषि अवशेषों से हाइड्रोजन का प्रत्यक्ष उत्पादन किया जा सकेगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है भारत की? तो दोस्तों ये बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी है? स्मृति मंधाना। दोस्तों स्मृति मंधाना बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं। किस हाथ से? बाएं हाथ से। स्मृति मंधाना की बात करें तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच इस समय चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच क्वींसलैंड में। कहाँ पर? क्वींसलैंड में। और ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। उस मैच के दौरान इन्होंने अपना शतक लगाया है। क्या लगाया है? शतक। और इन्होंने 120 से अधिक रनों की पारी भी खेली है। तो दोस्तों पहली महिला है, कौन है? स्मृति मंधाना। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कलाबिया ज्वालामुखी कहाँ पर है? कलाबिया ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कलाबिया ज्वालामुखी काफ़ी सक्रिय ज्वालामुखी देखी गई है। कैसी? सक्रिय। तो यह यूएसए के हवाई प्रांत में है। किसमें है? यूएसए के हवाई प्रांत में। तो हवाई प्रांत में कौन सी हो गई? कलाबिया। यहाँ पर दो और प्रसिद्ध ज्वालामुखी भी हैं जिसका नाम है किलायू। क्या नाम है? किलायू और मोना लोआ। कौन कौन सी है? मोना लोआ। तो कौन कौन सी होंगी? कलाबिया, किलायू और मोना लोआ। कहाँ पर है ये? हवाई द्वीप में। कहाँ पर? हवाई द्वीप में। और हवाई द्वीप किसका हिस्सा है? यूएसए का। किसका? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। यहाँ पर ब्लू हिल, ग्रीन हिल जैसी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। कहाँ पर? यूएसए में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नट संकीर्तन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नट संकीर्तन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखिए नट का अर्थ है नृत्य। क्या है? नृत्य। और संकीर्तन का अर्थ है संगीत। तो नृत्य और संगीत से घुला मिला हुआ त्योहार नट से संकीर्तन कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर नट संकीर्तन त्योहार के तहत लोग श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। किसकी? श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इसमें वह श्री कृष्ण भगवान से संबंधित भजन गाते हैं और डांस करते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। अब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो मणिपुर की दोस्तों सीमा लगती है म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? कल ही मैंने बताया था एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील, जो फमूडी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वेदांत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? वेदांत पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला है दोस्तों डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी के लिए। किसे मिला है? डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पकड़ने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों आईपीएल में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में 100 कैच पकड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तो एक फ्रेंचाइजी यानी कि सीएसके के लिए। किसके लिए? सीएसके के लिए। दोस्तों आईपीएल की बात करें तो इस वर्ष 2021 का आयोजन आईपीएल का भारत में होना था। कहाँ होना था? भारत में। लेकिन कोरोना बीमारी के कारण इसे मध्यावकाश में रोक दिया गया और इस समय इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फुकुओका अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फुकुओका अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों फुकुओका अवार्ड की बात करें तो इसे जापान देश देता है। कौन देता है? जापान। और कल आप लोगों ने जापान के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां भी दी हैं।
तो दोस्तों चलिए जापान के बारे में एक जानकारी और भी देनी है आपको, वो है कि जापानी लोग चाय का कौन सा त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि जापान का जिक्र इस वीडियो में एक दो बार अभी और भी होना है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, फुकुओका अवार्ड किससे किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों फुकुओका अवार्ड ये आपको पता चल गया कौन सा देश देता है, जापान। तो जापान के द्वारा ये अवार्ड पी साईनाथ के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है, पी साईनाथ के लिए। दोस्तों फुकुओका अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ इस अवार्ड को पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। किसमें, शिक्षा पत्रकारिता यानी कि सामाजिक कार्यों के लिए फुकुओका अवार्ड दिया जाता है। तो पी साईनाथ के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो पत्रकारिता के लिए दिया गया है। किसके लिए, पत्रकारिता के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया है। व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किसे किया गया है। तो दोस्तों व्हिटली अवार्ड की बात करें तो व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है नुकू फेम के लिए। किसे, नुकू फेम के लिए। दोस्तों व्हिटली पुरस्कार है ये नुकू फेम को मिला है, और नुकू फेम नागालैंड राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नागालैंड राज्य के रहने वाले हैं। दोस्तों व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर, क्योंकि यह प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटिश की एक संस्था है व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो विजेता रहते हैं उनके लिए 40,000 पाउंड की राशि दी जाती है। कितनी, 40,000 पाउंड की राशि दी जाती है। दोस्तों नुकू फेम के लिए ये अवार्ड नागालैंड के अंतर्गत बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर स्थापित करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाया है। कहाँ पर, नागालैंड में। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, व्हिटली अवार्ड। और ये किस राज्य के रहने वाले हैं, नागालैंड के। दोस्तों ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए विभिन्न एग्जाम में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित पहले व्यक्ति। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड कोरियोग्राफी की बात की जाए तो इस अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं सुरेश मुकुंद जी। कौन बने हैं, सुरेश मुकुंद जी। इनके लिए वर्ल्ड का कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है और ये सम्मान पाने वाले भारत के ये पहले व्यक्ति भी हैं। चलिएगा दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। कौन है, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र में विकसित और विकास करने की छोटी छोटी प्रजातियों में जो विचारधारा पाई जाती है उसके लिए दिया गया है। किसके लिए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह के लिए। ये कहाँ के हैं, भारतीय मूल के हैं। इसके अंतर्गत 250,000 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। 250,000 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी भारतीय मूल के हैं। जबकि वर्ष 2020 की बात करें, वर्ष 2020 की बात करें तो वह भी भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक थे डॉक्टर रतन सिंह। कौन थे, डॉक्टर रतन सिंह। तो ये नाम दोनों आपको याद रखनी है, क्योंकि 2020 में भी क्या भारतीय मूल के व्यक्ति को मिला, तो हाँ ये मिला था। कौन थे, डॉक्टर रतनलाल। और 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह के लिए। किसके लिए, समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के समग्र विकास और उसके पोषण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला है रोमाना सिन्हा सहगल के लिए। किसे मिला है, रोमाना सिन्हा सहगल के लिए। रोमाना सिन्हा सहगल की बात करें तो ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। क्या थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कोरोना काल के दौरान ये एक उद्यमी बन गई और इनके द्वारा डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा इन्हें नेल्सन मंडेला
विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है? क्योंकि रोमाना ने बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को बनाया है। किसने? रोमाना ने। पहले क्या थी? ये इंजीनियर थी, अब क्या बन गई हैं? उद्यमी बन गई। और इनके लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन के लिए। किसे मिला है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन के लिए। ये 15वां अवार्ड दिया गया है शेख जायद के नाम से और इसे अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ताहिरा को ये पुरस्कार इस वजह से मिला है क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अरबी ओरिशन आर्ट एंड फंक्शन, जिसमें उन्होंने अरबी साहित्य के बारे में बताया है 7वीं और 8वीं सदी में किस तरीके से अरबी साहित्य का विकास हो रहा था। कौन सी पुस्तक थी इनकी? अरबी ओरिशन आर्ट एंड फंक्शन। इसी के तहत इन्हें नोबेल पुरस्कार यानी कि अरब जगत का नोबेल पुरस्कार 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है। तो 15वां शेख जायद बुक अवार्ड क्या है? अरब का नोबेल। क्या है? अरब का नोबेल पुरस्कार। अगर बात करें ताहिरा कुतुबुद्दीन की, तो ताहिरा कुतुबुद्दीन का जन्म मुंबई में हुआ है, जबकि ये इस समय शिकागो विश्वविद्यालय में वर्तमान में अरबी साहित्य की प्रोफेसर हैं। चलते हैं दोस्तों कल के प्रश्न की ओर। हमारा कल का प्रश्न पूछा गया था जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने थे फूमियो किशिदा। कौन बने थे? फूमियो किशिदा। आप लोगों ने हमें भरपूर जानकारी दी। मैंने जो कुछ भी पूछा आपने वह सब कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बताया है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों आपकी तैयारी इसी तरीके से और भी काफ़ी बेहतर ढंग से होती रहे, तो इसी वजह से हम डेली एक प्रश्न भी पूछते हैं और उस प्रश्न के साथ साथ हम आपसे भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन कब तक 100% विद्युतीकरण कर लिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आपको बताना है ईयर। क्या बताना है? ईयर। कि भारतीय रेलवे को 100% विद्युतीकरण कब तक कर लिया जाएगा। एक तो आपको इसका ईयर बताना है जो कि मैंने आपको बता दिया है, तो चलिएगा ईयर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको बताना है कि भारत में रेलवे किसके द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी, यानी कि रेलवे लाइन किस गवर्नर के काल में बिछाई गई थी। पहली और दूसरी रेलवे लाइन कौन सी हैं? पहली और दूसरी रेलवे लाइन कौन सी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि भारतीय रेलवे का बजट कब से आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा, और क्योंकि इस समय साथ में किया जाता है तो कब से अलग किया गया था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक करें, क्योंकि इस जानकारी को जितने से जितने अधिक लोगों को फ़ायदा होगा उतने ही ज़्यादा लोगों का विकास भी होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ और नए करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।